के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के बारे में कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट में बल्क बैग सिस्टम के बारे में किया था। आज हम आगे करना शुरू करेंगे स्मॉल पैकेट्स के बारे में। रूल नंबर 44 है डिस्क्रिप्शन। द स्मॉल पैकेट्स सर्विस is intended to enable transmission of small quantities of goods by letter post। स्मॉल पैकेट सेवा का उद्देश्य पत्र डाक द्वारा कम मात्रा में सामग्री के प्रसारण को सक्षम बनाना है। जो स्मॉल पैकेट सर्विस है इसका क्या उद्देश्य है? पत्र डाक के माध्यम से कम मात्रा में अगर आप कोई सामान भेजना चाहते हैं उसके प्रसारण को सक्षम बनाने के लिए आपके पास स्मॉल पैकेट सर्विस है। अब हमने जब सेक्शन नंबर 2 किया था उसमें लेटर पोस्ट के बारे में पढ़ा था कि लेटर पोस्ट जो टर्म है उसमें लेटर आ जाएंगे, पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और हमारे पास स्मॉल पैकेट और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आते हैं। तो स्मॉल पैकेट जो टर्म है ये लेटर पोस्ट शब्द में शामिल है। तो पत्र डाक के माध्यम से अगर आप कम मात्रा में कोई भी सामान भेजना चाहते हैं वो किसके माध्यम से भेज सकते हैं? स्मॉल पैकेट सर्विस के माध्यम से भेज सकते हैं। गिफ्ट item of saleable value and samples of merchandise may be transmitted by small packets service। इसके अलावा स्मॉल पैकेट में कोई भी गिफ्ट अगर आप भेजना चाहते हैं मेरे लिए तो वो भेज सकते हैं। फिर उसके बाद बिक्री योग्य मूल्य का कोई सामान भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। सैंपल्स ऑफ मर्चेंडाइज माल के नमूने भेजे जा सकते हैं। इन सभी को भी स्मॉल पैकेट के माध्यम से भेजा जा सकता है। स्मॉल पैकेट्स शुड नॉट बेयर एनी इंस्क्रिप्शन और कंटेन डॉक्यूमेंट्स इन द नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस और एनी डॉक्यूमेंट एक्सचेंज्ड बिटवीन पर्सन्स अदर देन द सेंडर एंड द एड्रेसी। स्मॉल पैकेट में आप क्या नहीं भेज सकते? इसमें कोई भी ऐसी इंस्क्रिप्शन या शिलालेख या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजा जाएगा जिसकी प्रकृति कैसी हो, करंट या पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस जैसी हो, यानी कि कोई भी वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार के डॉक्यूमेंट या दस्तावेज या कोई शिलालेख स्मॉल पैकेट में नहीं भेजा जाएगा। और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्राप्तकर्ता और प्रेषक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो उसको भी स्मॉल पैकेट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप स्मॉल पैकेट सर्विस के माध्यम से भेज सकते हैं लेकिन वो सिर्फ प्रेषक और उसके प्राप्तकर्ता के बीच आदान प्रदान किया गया होना चाहिए। उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भेजा गया कोई भी डॉक्यूमेंट इसके माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। तो अगर आप पत्र डाक के माध्यम से कोई भी कम मात्रा में सामान भेजना चाहते हैं उसके प्रसारण को सक्षम बनाने के लिए स्मॉल पैकेट सर्विस आपके पास है। इसके माध्यम से गिफ्ट भेजे जा सकते हैं, बिक्री योग्य मूल्य की वस्तुएं भेजी जा सकती हैं, माल के नमूने भेजे जा सकते हैं। स्मॉल पैकेट में क्या नहीं होना चाहिए? इसमें कोई भी ऐसी इंस्क्रिप्शन या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्रकृति वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार जैसी हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो उस स्मॉल पैकेट के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बीच आदान प्रदान किया जा रहा हो। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसी कोई भी इंस्क्रिप्शन आप स्मॉल पैकेट में नहीं भेजेंगे। दे शुड नॉट कंटेन, और उसके अलावा और स्मॉल पैकेट में क्या नहीं होना चाहिए? एनी पोस्टेज स्टैंप और फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट। स्मॉल पैकेट में कोई भी पोस्टेज स्टैंप नहीं होनी चाहिए, ना इसमें फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट पूर्व भुगतान का कोई फॉर्म होना चाहिए, चाहे वो कैंसिल किया हुआ हो या ना किया हुआ हो। एनी पेपर रिप्रेजेंटिंग अ मॉनेटरी वैल्यू, और कोई भी पेपर जो किसी भी मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है उसको भी आप स्मॉल पैकेट में नहीं भेज सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल पैकेट में किन चीज़ों को नहीं भेजा जाएगा? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी प्रकृति
करंट या पर्सनल कोरेस्पॉन्डेंस जैसी हो, उसको आप स्मॉल पैकेट में नहीं भेजेंगे। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्मॉल पैकेट के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसको स्मॉल पैकेट में नहीं भेजा जाएगा। उसके अलावा स्मॉल पैकेट में डाक टिकट नहीं होने चाहिए, फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे उसे कैंसिल किया हुआ हो या ना किया हुआ हो। ना कोई ऐसा पेपर होना चाहिए जो किसी भी मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा। It is permitted to enclose in a small packet an open invoice reduced to its essential elements. स्मॉल पैकेट में एक ओपन इनवॉइस डाली जा सकती है जो स्मॉल पैकेट के आवश्यक तत्वों के क्रम के लिए होगी। इसकी अनुमति आपको दी जाएगी। The following indications are also permitted either on the outside or on the contents themselves on a separate sheet. इसके अलावा स्मॉल पैकेट के बाहर कुछ आपको संकेत देने की अनुमति होगी या फिर सामग्री के ऊपर भी कुछ संकेत दिए जा सकते हैं। वो कौन कौन सी इंडिकेशन या संकेत हैं? द एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड द एड्रेसिव विद इंडिकेशंस यूज्ड इन कमर्शियल ट्रैफिक। सबसे पहले प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते हो सकते हैं, और पते वाणिज्यिक यातायात में उपयोग किए जाने वाले संकेतों के साथ हो सकते हैं। ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह हो सकता है। रेफरेंस टू कोरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज्ड बिटवीन द सेंडर एंड द एड्रेसी, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच आदान प्रदान किए गए पत्राचार का संदर्भ हो सकता है। A short note referring to the manufacturer और सप्लायर, एक शॉर्ट नोट हो सकता है, किससे जुड़ा हुआ? उसके मैन्युफैक्चरर से। स्मॉल पैकेट में जो भी वस्तु भेजी जा रही है उसके निर्माता या उसके सप्लायर के लिए एक शॉर्ट नोट हो सकता है। सोर्स ऑफ गुड्स, सामान का स्रोत क्या है, उसका एक शॉर्ट नोट हो सकता है। कंसर्निंग द पर्सन फॉर हुम द गुड्स आर इंटेंडेड, या फिर स्मॉल पैकेट की सामग्री जिस व्यक्ति के लिए भेजी जा रही है उस व्यक्ति के संबंध में कोई शॉर्ट नोट स्मॉल पैकेट के अंदर भेजा जा सकता है। सीरियल और रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। प्राइसेस, पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वेट, वजन से जुड़े हुए पर्टिकुलर या विवरण हो सकते हैं। वॉल्यूम, साइज, क्वांटिटी और इसी तरह के अन्य कोई नेसेसरी पर्टिकुलर इसके अंदर हो सकते हैं जो कि सामग्री के प्रकृति या उसके सोर्स के बारे में बताएंगे। इन सारे इंडिकेशंस की अनुमति आपको दी जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स नोट इन द नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पॉन्डेंस, ऐसे दस्तावेज जिनकी प्रकृति करंट या पर्सनल कोरेस्पॉन्डेंस की नहीं है। ऐसे दस्तावेज, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनमें कुछ भी वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार जैसा नहीं है, बट एक्सचेंज्ड बिटवीन द सेंडर एंड द एड्रेसी, लेकिन उनका आदान प्रदान किसके बीच किया जा रहा है? स्मॉल पैकेट के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच किया जा रहा है। कैन बी सेंट इन स्मॉल पैकेट्स, तो उन डॉक्यूमेंट्स को स्मॉल पैकेट्स के अंदर भेजा जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट सिर्फ उस स्मॉल पैकेट के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच ही आदान प्रदान किए जाने चाहिए। उसके अलावा वो किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। हमने अभी ऊपर पॉइंट किया। इसमें लीगल डॉक्यूमेंट, कमर्शियल डॉक्यूमेंट, ओल्ड कोरेस्पॉन्डेंस, पुराना कोई पत्राचार, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, ये सभी इस डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। कौन सी डिस्क्रिप्शन? ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ भी वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार जैसा ना हो। Documents which are permissible as printed papers may also be included in small packets. ऐसे डॉक्यूमेंट जिन्हें हम प्रिंटेड पेपर्स के रूप में भेज सकते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट जिन्हें प्रिंटेड पेपर्स के रूप में भेजने की अनुमति है, वो सब चीज़ें या वो सब डॉक्यूमेंट स्मॉल पैकेट्स के अंदर भी भेजे जा सकते हैं। अब प्रिंटेड पेपर में क्या भेजा जाएगा, क्या नहीं भेजा जाएगा, पिछली वीडियो में इस चीज़ के बारे में कर चुके हैं। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, tapes, wires, whether or not wearing a sound or video recording, ADP, automatic data processing cards, magnetic tapes or similar means as well as QSL cards can also be sent in small packet. Small packet में ग्रामोफोन रिकॉर्ड भेज सकते हैं, कोई टेप या वायर भेज सकते हैं, चाहे उसमें कोई साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग हो या वो खाली हो। ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग कार्ड इसके अंदर भेजे जा सकते हैं, मैग्नेटिक टेप्स भेजी जा सकती हैं या इसी तरह के और QSL कार्ड भेजे जा सकते हैं।
इनको भी स्मॉल पैकेट में भेजा जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड द रिकॉर्डिंग कंटेंट इन देम इज नॉट अ पर्सनल कम्युनिकेशन, कि इन सब चीज़ों में जो आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्तिगत संचार नहीं होना चाहिए। तो अगर उनमें कोई भी व्यक्तिगत संचार नहीं है तो इनको आप स्मॉल पैकेट के माध्यम से भेज पाएंगे। रूल नंबर 45 है डायमेंशंस के बारे में। स्मॉल पैकेट के जो आयाम है वो पत्र के लिए निर्धारित आयामों के समान होने चाहिए। स्मॉल पैकेट्स शुड कंफर्म टू दी मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर लेटर्स। स्मॉल पैकेट पत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम आयामों के अनुरूप ही होने चाहिए। मैक्सिमम वेट की बात करें, स्मॉल पैकेट शुड नॉट एक्सीड 2 किलोग्राम इन वेट। स्मॉल पैकेट का वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। However, for certain countries the limit is only 500 ग्राम्स, और कुछ देशों के लिए ये सिर्फ लिमिट 500 ग्राम तक की है, 2 किलोग्राम की भी नहीं है। मेकअप एंड पैकिंग की बात करें, किस तरह से इसकी बनावट होनी चाहिए या पैकिंग कैसी होनी चाहिए। इन एडिशन टू कन्फर्मिंग टू जर्नल कंडीशंस ऑफ मेकअप, स्मॉल पैकेट्स शुड बी सो पैक्ड एज टू एनेबल अ क्विक एंड इजी एग्जामिनेशन ऑफ कंटेंट्स। जो भी जर्नल कंडीशंस हैं किसी भी तरह की डाक वस्तु को बंद करने के लिए, पत्र डाक वस्तुओं को बंद करने के लिए जो भी हमने सामान्य शर्तों के बारे में किया, वो सामान्य शर्तें स्मॉल पैकेट्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं। उसके अलावा स्मॉल पैकेट्स को आपने इस तरह से पैक करना है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनकी सामग्री की आसानी से जांच की जा सके, तुरंत और आसानी से उनकी एग्जामिनेशन की जा सके। इस तरह से स्मॉल पैकेट को आपने पैक करना है। They should wear the indication packets pocket or its equivalent small packets in English or in a language known in the country of destination। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पैकेट या फिर कौन सी इंडिकेशन का यूज़ किया जाएगा? पैकेट्स का यूज़ किया जाएगा। ये इंडिकेशन आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। पैकेट्स ये जो इंडिकेशन है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जब भी आप स्मॉल पैकेट भेजेंगे, स्मॉल पैकेट के ऊपर निर्देश दिया जाएगा, या तो पैकेट्स का या फिर स्मॉल पैकेट में दिया जाएगा, या फिर गंतव्य देश में कोई और अन्य लैंग्वेज जानी जाती है उस भाषा में भी वो निर्देश दिया जा सकता है। ये पैकेट ये आपने याद रखना है। They should invariably wear the sender's name and address on the outside। स्मॉल पैकेट के बाहर प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम अवश्य होना चाहिए। कस्टम डिक्लेरेशन शुड ऑलवेज अकम्पनी स्मॉल पैकेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। स्मॉल पैकेट जब भी भेजे जाएंगे उनके साथ कस्टम डिक्लेरेशन भेजी ही जाएगी। कस्टम डिक्लेरेशन हमेशा इनके साथ होनी चाहिए, चाहे स्मॉल पैकेट में आप कितनी भी वैल्यू का कुछ भी सामान भेजेंगे, चाहे वो बिना वैल्यू का है चाहे वैल्यूएबल है, कुछ भी सामान अगर स्मॉल पैकेट के माध्यम से भेजा जाएगा कस्टम डिक्लेरेशन उसके साथ अवश्य होनी चाहिए। रूल नंबर 48 है डिलीवरी। स्मॉल पैकेट्स एक्सीडिंग 500 grams in weight are subject to a delivery fees payable by the addressee at the time of delivery। अब अगर आपको याद हो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हमने डिलीवरी फीस के बारे में किया था, वहाँ पर पॉइंट आया था कि सिर्फ स्मॉल पैकेट एक ऐसी श्रेणी है डाक की जिसके ऊपर भारत में डिलीवरी चार्जेस लिए जाते हैं। अब मोस्टली जो आर्टिकल भेजे जाते हैं उनके डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए जाते, लेकिन स्मॉल पैकेट ऐसी सर्विस है या ऐसा आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है जिसके वितरण के समय पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिलीवरी फीस या वितरण शुल्क लिया जाता है। तो कोई भी स्मॉल पैकेट अगर उसका वजन 500 ग्राम से ज़्यादा है तो उसके वितरण के समय डिलीवरी फीस प्राप्तकर्ता से ली जाती है। रूल नंबर 49 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माना। स्मॉल पैकेट्स नॉट कंफॉर्मिंग टू द कंडीशंस डिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिटर्न टू द सेंडर। स्मॉल पैकेट अगर निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। चार्ज्ड विद डबल द डेफिशिएंसी फॉर अ रेट एप्लीकेबल इन इंलैंड पोस्ट फॉर लेटर और पार्सल। जब भी इस तरह से स्मॉल पैकेट शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा और अंतर्देशीय डाक में पत्र या पार्सल पर जो भी लागू दर होगी उसके अनुसार देखी जाएगी कितनी कमी है।
आपने स्मॉल पैकेट भेजा, उसके ऊपर 50 रुपये का भुगतान किया, लेकिन निर्धारित शर्तों का पालन उस स्मॉल पैकेट ने नहीं किया तो प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। जब प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा तो अंतर्देशीय डाक में पत्र या पार्सल के ऊपर जो लागू दर है उस दर के अनुसार देखा जाएगा कि इन चार्जेस में कितनी कमी है। मान लीजिए लेटर या पार्सल के अनुसार इसके ऊपर 60 रुपये लगने थे, आपने पहले स्मॉल पैकेट भेजते समय सिर्फ 50 रुपये दिए हैं, तो 10 रुपये की जो डेफिशिएंसी है उसके दोगुने चार्जेस आपको देने होंगे। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 50, पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड स्मॉल पैकेट्स। ऐसे पैकेट जो अनपेड हैं, अवैतनिक हैं, जिनके लिए आपने पोस्टेज चार्जेस का पूरा भुगतान नहीं किया है, या ऐसे स्मॉल पैकेट जिनके लिए आपने चार्जेस का भुगतान तो किया है लेकिन पूरा नहीं किया है। सबसे पहली बात, स्मॉल पैकेट जो है वो फुली प्रीपेड होने चाहिए। जब भी स्मॉल पैकेट भेजे जाएंगे वो फुली प्रीपेड होने चाहिए, पोस्टेज चार्जेस का पूरी तरह से उनके ऊपर भुगतान किया हुआ होना चाहिए। Unpaid and insufficiently paid small packets are not forwarded. Unpaid या insufficiently paid small packets को आगे नहीं भेजा जाता है। Where possible, they are returned to sender and delivered on a recovery of charges. जहाँ पे भी संभव हो इस तरह के small packets को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। जब प्रेषक को वापस किया जाता है, ऊपर हमने पढ़ा लेटर या पार्सल पोस्टेज के अनुसार, लेटर या पार्सल पोस्टेज रेट के अनुसार उसमें क्या देखा जाएगा, इंटरनेशनल नहीं देखा जाएगा, उसमें सिर्फ इनलैंड पोस्टेज के अनुसार देखा जाएगा। जो भी कमी होगी उसके दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे। ट्रीटिंग दैम एज इनलैंड पार्सल इफ नो अदर कंडीशंस आर इनफ्रिंग्ड। क्या तो पार्सल को सिर्फ स्मॉल पैकेट को अगर आपने सिर्फ अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड के रूप में भेजा है, इसके अलावा अन्य किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया हुआ है, तो उस स्मॉल पैकेट को इनलैंड पार्सल की तरह ट्रीट करते हुए प्रेषक को वापस किया जाएगा और उसी के अनुसार उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। ये हो जाएगा स्मॉल पैकेट के बारे में। आगे चलते हैं लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, अंध साहित्य पैकेट के बारे में। डिस्क्रिप्शन, blind literature or psychograms are those which contain papers of any kind, including letters, periodicals, books, and plates impressed in vareli or any other special type for the use of the blind. ब्लाइंड लिटरेचर या सैकोग्राम सेम ही के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोनों निर्देशों का यूज़ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए किया जाता है। ब्लाइंड लिटरेचर या सैकोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैकोग्राम क्या होते हैं, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट या सैकोग्राम में कुछ भी आपके पेपर आ जाएंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई पेपर इंक्लूडिंग उसमें कोई लेटर है, पीरियोडिकल है, या कोई किताब है, या कोई प्लेट, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आ जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हम बाकी जो आपकी सर्विसेज हैं उनके माध्यम से भी भेजते हैं। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में अलग क्या होगा, ये जो भी इसके अंदर भेजा जाएगा, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट या सैकोग्राम के अंदर जो भी आप भेजेंगे, चाहे कोई आप पेपर भेज रहे हैं, कोई लेटर, पीरियोडिकल, बुक या प्लेट भेज रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, इम्प्रेस्ड इन ब्रेली। ब्रेल एक लिपि होती है, उस ब्रेल लिपि में छपे हुए ये होने चाहिए, या अन्य विशेष तरह से प्रिंट हुए होने चाहिए या छपे हुए होने चाहिए, जो सिर्फ अंधे व्यक्तियों के उपयोग के लिए हो। क्या ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आप किसी भी तरह के पेपर, पीरियोडिकल, बुक्स या प्लेट्स को भेज सकते हैं जो ब्रेल लिपि में इम्प्रेस या छपे हुए होने चाहिए, या अन्य तरह से उनको बनाया गया होना चाहिए जो सिर्फ ब्लाइंड पर्सन्स के उपयोग के लिए होंगे। Sound recordings and literature for the blind are admitted only if these are sent by or addressed to an officially recognized institute for the blind. अब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के माध्यम से साउंड रिकॉर्डिंग भी भेजी जा सकती है, लेकिन साउंड रिकॉर्डिंग तभी भेजी जाएगी जब किसी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा इस साउंड रिकॉर्डिंग को भेजा जाएगा, या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के लिए इस तरह की साउंड रिकॉर्डिंग को भेजा जाएगा जो सिर्फ ब्लाइंड पर्सन के लिए होनी चाहिए।
A list of such institutions in India will be published by means of director journals, circulars and postal notices. अब ये जो इंस्टीट्यूट्स की बात की है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड रहेंगे साउंड रिकॉर्डिंग्स को रिसीव करने के लिए या डिस्पैच करने के लिए, इन इंस्टीट्यूशंस की जो लिस्ट है डायरेक्टर जर्नल के सर्कुलर या पोस्टल नोटिस के द्वारा पब्लिश की जाती है, जारी की जाती है. Blind literature packets should not, however, contain inscription or document, whether in the nature of personal correspondence or not, in conventional writing or printing. अब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में क्या नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसी इंस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसा शिलालेख या दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसको कन्वेंशनल राइटिंग या प्रिंटिंग के माध्यम से तैयार किया हुआ हो. तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में कोई भी ऐसी इंस्क्रिप्शन या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिसको कन्वेंशनल राइटिंग, पारंपरिक लेखन से या प्रिंटिंग से तैयार किया हुआ हो, चाहे उसमें कुछ भी व्यक्तिगत पत्राचार का हो या ना हो. मतलब कि इसमें कुछ भी प्रिंट किया हुआ या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए. सिर्फ कुछ चीज़ों की अनुमति है जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर या उसके अंदर लिखी हुई या प्रिंट की हुई हो सकती हैं. वो क्या क्या है? सबसे पहले टाइटल हो सकता है, टेबल ऑफ कंटेंट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के अंदर जो सामग्री भेजी जा रही है उसका एक टेबल हो सकता है. इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज ऑफ स्पेशल टाइप, अब ये विशेष तरह से जो तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट या कुछ भी अदर होगा जो सिर्फ ब्लाइंड पर्सन के लिए रहेगा, उसका उपयोग कैसे करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस, निर्देश हो सकते हैं. एक लेवल भी हो सकता है उस पैकेट को वापस लौटाने के लिए. तो इन सब चीज़ों की अनुमति रहेगी कन्वेंशनल राइटिंग और प्रिंटिंग के रूप में. इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसी इंस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा जिसमें कुछ भी कन्वेंशनल राइटिंग या प्रिंटिंग होगी. They should also not contain postage stamps or any other form of prepayment, whether obliterated or not, or any paper representing a monetary value. इसके अलावा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में कोई भी पोस्टेज स्टैम्प या फिर कदर कोई ऐसा फॉर्म नहीं होना चाहिए जो प्री पेमेंट वाला हो, पूरा भुगतान वाला हो, चाहे उसको कैंसिल किया गया हो या ना किया गया हो. और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा पेपर होना चाहिए जो किसी मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा. डायमेंशंस की बात करें, लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड इज सब्जेक्ट टू सेम लिमिट्स ऑफ डायमेंशंस एज फॉर लेटर्स. तो नेत्रहीन साहित्य पैकेट के लिए वही सेम लिमिट्स रहेंगी डायमेंशंस की जो हमने लेटर्स के लिए कर रखी हैं. मैक्सिमम वेट की बात करें, चाहे इंटरनेशनल में भेजें चाहे इंग्लैंड में भेजें, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वेट 7 किलोग्राम रहेगा. रूल नंबर 54 की बात करें, मेकअप एंड पैकिंग. Literature for the blind, including letters in Braille, should be made up so as to enable quick and easy examination of the contents. जब भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को तैयार किया जाएगा, इस तरह से आपने उसको तैयार करना है कि जब उसकी सामग्री की जांच की जानी हो तो जांच जल्दी से और आसानी से की जा सके. द पैकेट्स शुड वेयर एट द फ्रंट टॉप राइट हैंड कॉर्नर. फिर पैकेट के सामने की तरफ टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर इंस्क्रिप्शन होनी चाहिए. क्या लिखा होना चाहिए? सिकोग्राम लिखा होना चाहिए, जिसका अर्थ ब्लाइंड लिटरेचर या लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड होता है. सिकोग्राम से शब्द का यूज किया जाएगा और ये जहाँ तक संभव हो प्रेषक के पते के नीचे लिखा जाएगा. पोस्टेज या डाक शुल्क की बात करें, लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम पोस्टेज फीस, रजिस्ट्रेशन, एक्नोलेजमेंट एंड इंक्वायरी फीस फॉर ट्रांसमिशन बाई सरफेस. अगर सतह डाक के माध्यम से ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को भेजा जाना है, ना इसके ऊपर पोस्टेज फीस लगेगी, ना रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे, ना ही एक्नोलेजमेंट के चार्जेस लगेंगे और ना ही इसके ऊपर इंक्वायरी फीस आपसे ली जाएगी. एयर सरचार्जेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लिटरेचर फॉर ब्लाइंड बाय एयर. अगर आप इसको हवाई प्रसारण देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एयर सरचार्ज, हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा. कितना हवाई अधिभार आपसे लिया जाएगा? जितना प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर लिया जाता है. और अगर साथ में इसके एक्नोलेजमेंट भी आपने भेजनी है तो उस एक्नोलेजमेंट के वेट को भी साथ में देखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा इस तरह के ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के एयर सरचार्जेस को काउंट करते समय. रूल नंबर 56 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस. शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या जुर्माना लगेगा?
Blind literature packets which contain any note or document having the character of actual and personal correspondence. ऐसा कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जिसमें कोई ऐसा नोट या डॉक्यूमेंट है जिसकी प्रकृति वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार जैसी है, और which are not made up in such a manner as to admit of easy examination of the content। या फिर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को आपने इस तरह से पैक कर दिया है कि उसकी सामग्री की तुरंत और आसानी से जांच नहीं की जा सकती है, और which contain postage stamps। या फिर कोई ऐसा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जिसमें डाक टिकट हो, फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट हो, चाहे उसको ओब्लिटरेट किया गया हो या नहीं, या कोई ऐसा पेपर हो जो किसी भी मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करे, या फिर जो भी हमने कंडीशन की उन कंडीशंस का पालन करते हुए वो नहीं पाया जाता है। ऐसा कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जिसमें कोई भी ऐसा नोट या डॉक्यूमेंट होगा जिसकी प्रकृति व्यक्तिगत या वर्तमान पत्राचार जैसी हो, या जिसको निर्धारित तरीके से तैयार ना किया गया हो, यानी कि इस तरह से तैयार ना किया गया हो कि तुरंत उसकी सामग्री की और आसान उसकी सामग्री की जांच हो सके, या उसमें कोई भी पोस्टेज स्टैम्प्स है, फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट है, या फिर कोई ऐसा पेपर है जो किसी भी मौद्रिक मूल्य का नेतृत्व करता है। तो इस तरह के ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, आगे नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। And will be charged on delivery with letter or parcel postage at the internal postage rate whichever is applicable। और उसको वापस नहीं किया जाएगा तो उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा, और पत्र पर या पार्सल पर लागू आंतरिक डाक दर के अनुसार जो भी उचित होगा उसके भुगतान पर ही प्रेषक को उसका वितरण किया जाएगा। If the sender wishes to repost the article, अगर प्रेषक उस आर्टिकल को फिर से पोस्ट करना चाहता है, जो भी कंडीशन उसने पहले फॉलो नहीं की थी उन कंडीशंस को फॉलो करने के बाद वो ऐसा कर सकता है, इसको रीपोस्ट किया जा सकता है। इट इज़ परमिसिबल इन सच केसेस टू यूज़ द ओरिजिनल रैपर। जो रैपर आपने पहली बार पोस्ट करते समय यूज़ किया था उस ओरिजिनल रैपर को आप दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप फ्रेश रैपर का यूज़ करें। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में आता है कंडीशंस फॉर वेरियस स्पेशल सर्विसेज इन लेटर पोस्ट। पत्र डाक में विभिन्न विशेष सेवाओं के लिए क्या क्या शर्तें हैं। एयरमेल जर्नल रूल नंबर 57। Airmails in the international post are subject to additional surcharges or special combined air compostage charges। अगर आप डाक वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय डाक के माध्यम से हवाई प्रसारण देना चाहते हैं, नॉर्मल जो चार्जेस लगते हैं सरफेस पोस्टेज के लिए वो चार्जेस तो लगेंगे, उसके अलावा एडिशनल सरचार्जेस का भुगतान आपको करना होगा, जैसे कि एयर सरचार्जेस हैं या कंबाइंड एयर कंपोस्टेज चार्जेस हैं, तो इनका भुगतान आपको करना होगा। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। For the purpose of surcharges, articles are divided into two groups known as LC and AO। सरचार्जेस के उद्देश्य से या अधिभार के प्रयोजन से लेखों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक ग्रुप में LC, दूसरे ग्रुप में AO आ जाएगा। सरचार्जेस कैसे निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए आर्टिकल्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एक LC दूसरा AO। LC में लेटर और कार्ड आ जाएंगे, AO में अदर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे जैसे प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट और ब्लाइंड लिटरेचर, ये सभी किस में आ जाएंगे, अदर ऑब्जेक्ट। इन सब के लिए जो सरचार्जेस हैं वो अलग हैं। LC जिसमें लेटर्स और कार्ड्स आते हैं, इनके लिए एयर सरचार्जेस अलग हैं। Postal money orders, trade charge money order, advice of delivery और payments are included among the LC items। उसके बाद जो पोस्टल मनी ऑर्डर हैं, ट्रेड चार्ज मनी ऑर्डर हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी। अब हमने इंग्लैंड पोस्ट में एक्नॉलेजमेंट के बारे में किया था, फॉरेन पोस्ट में उसको एडवाइस ऑफ डिलीवरी कहा जाता है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे भी LC में लेटर्स एंड कार्ड्स वाली श्रेणी में आ जाएंगे सरचार्जेस लगाने के उद्देश्य से। For the purpose of fixing surcharges and combined charges, the countries and territories are divided into 4 zones and 5 groups। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस निर्धारित करने के उद्देश्य से हमने कर लिया कि आर्टिकल्स के दो ग्रुप बने हैं। इसके अलावा कंट्रीज और टेरिटरीज को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, 4 जोन और 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चार्जेस के उद्देश्य से कंट्रीज और टेरिटरीज को भी बांटा गया है। कैसे? इनके 4 जोन बनाए गए हैं और 5 ग्रुप बनाए गए हैं। आर्टिकल्स के सिर्फ 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक एलसी और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास एओ आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एरोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। एरोग्राम इज अ कैटेगरी इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन एक्सक्लूसिवली बाय एयर एंड हैज नो कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी इन द सरफेस मेल। तो ये जो एरोग्राम है एक ऐसी श्रेणी है जिसको विशेष रूप से हवाई प्रसारण के लिए तैयार किया गया है। इस एरोग्राम की कोई भी कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी सरफेस मेल में आपको नहीं मिलेगी, यानी कि ये सिर्फ एक लौता है। एरोग्राम सिर्फ एयर ट्रांसमिशन के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह की कोई भी संबंधी श्रेणी आपको सरफेस ट्रांसमिशन के लिए नहीं मिलती है। When it is transmitted by surface, लेकिन मान लीजिए आप मेरी तरह और आपने सरफेस रूट के माध्यम से इसको भेज दिया किसी भी कारण से, तो इस तरह के एरोग्राम्स को लेटर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सरफेस ट्रांसमिशन में इसकी कोई श्रेणी नहीं है। An aerogram consists of a sheet of paper suitably folded and gummed. एरोग्राम एक कागज की शीट होती है जिसे उपयुक्त रूप से फोल्ड किया जाता है और गोंद लगाकर चिपका दिया जाता है। Maximum size when folded should not exceed 110 by 220 मिलीमीटर। अब ये जो आपका एरोग्राम है, जब इसको फोल्ड किया जाता है तो इसका मैक्सिमम साइज 110 बाई 220 मिलीमीटर हो सकता है एंड लेंथ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स विड्थ मल्टीप्लाइड बाई √2। और इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई गुणा √2 उसके बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्या बोला गया है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई गुणा मल्टीप्लाई 2 के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि एग्जांपल लेते हैं कि इसकी चौड़ाई 10 मिलीमीटर है, तो इसकी लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10 गुना √2, कम से कम इतने के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। The minimum size permissible for folded aerogram is the same as for letters, यानी कि 90 by 140 मिलीमीटर। और इसके लिए जो मिनिमम साइज निर्धारित किया है, जब आप एरोग्राम को फोल्ड कर देते हैं तो इसका जो न्यूनतम साइज है वो 90 by 140 मिलीमीटर हो जाएगा। An aerogram should not weight more than 3 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी एरोग्राम का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो किसी भी एरोग्राम का अधिकतम वजन 3 ग्राम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द फ्रंट ऑफ द एरोग्राम should be reserved for the address, the pre-payment and service notes और labels। अब जो एरोग्राम की फ्रंट साइड होती है वो किन चीज़ों के लिए आरक्षित रहेगी? प्राप्तकर्ता के पते के लिए, पूर्व भुगतान करने के लिए, इनके डाक टिकट वगैरह चिपकाने के लिए या फ्रैंक इंप्रेशन लगाने के लिए, सर्विस नोट्स या लेबल्स के लिए आरक्षित रहेगी। It should wear the printed indication aerogram and may also wear the equivalent indication in the language of the country of origin। अब इसके ऊपर एक प्रिंटेड इंडिकेशन होनी चाहिए, एरोग्राम प्रिंट किया हुआ होना चाहिए, या फिर मूल देश में कंट्री ऑफ ओरिजिन में, यानी कि जहाँ से इस एरोग्राम को भेजा जा रहा है उस देश की भाषा में इसके इक्विवेलेंट कुछ भी निर्देश दिया जा सकता है। नो एनक्लोजर्स आर अलाउड इन एन एरोग्राम। एरोग्राम जब भी भेजा जाएगा ये किसी भी और एनवल्प के अंदर संलग्न करके नहीं भेजा जाएगा, इसको हमेशा खुले में भेजा जाएगा। नो शुड एनीथिंग बी अटैच्ड टू इट। और इसके अलावा इसके साथ कुछ भी संलग्न नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अ फॉर्म ऑफ एडवाइस ऑफ डिलीवरी। सिर्फ आप इसके साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी यानी कि एक्नॉलेजमेंट लगा के भेज सकते हैं, इसके अलावा इसके साथ कुछ भी संलग्न नहीं किया जाएगा। एरोग्राम्स आर सब्जेक्ट टू कंबाइंड पोस्ट कम एयर चार्जेस। एरोग्राम संयुक्त डाक से वायु शुल्क के अधीन है। अब देखिए क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने बाकी डाक वस्तुओं के बारे में किया, जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने लेटर के बारे में किया। अब लेटर को आप सरफेस ट्रांसमिशन भी दे सकते हैं, एयर ट्रांसमिशन भी दे सकते हैं, तो इसके लिए एयर सरचार्जेस अलग से निर्धारित किए जाते हैं। सरफेस के माध्यम से भेजना है तो एयर सरचार्ज नहीं लगेंगे, लेकिन जो एरोग्राम होते हैं इनके लिए पोस्टेज कम एयर सरचार्जेस यानी कि इनके लिए कंबाइंड चार्जेस निर्धारित किए जाते हैं, वो फिक्स रहते हैं। लेटर के लिए एयर ट्रांसमिशन के अलग चार्जेस हैं, सरफेस ट्रांसमिशन के अलग चार्जेस हैं। एरोग्राम नोट फॉलो कंडीशंस ट्रीटेड एज लेटर। अगर एरोग्राम शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है तो इसे पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड इट्स ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रीपेड। और इसका निपटान प्रीपेड शुल्क की राशि पर निर्भर करता है, यानी कि जो चार्जेस आपने पहले दे दिए हैं उन चार्जेस को भी ध्यान में रखा जाएगा जब आपको ये लेटर की तरह ट्रीट करके वापस किया जाएगा।
आगे चलते हैं रूल नंबर 59, मेकअप ऑफ एयरमेल आर्टिकल्स। हवाई डाक लेखों की बनावट कैसी होनी चाहिए? In addition to being made up as prescribed for corresponding category of surface mail, सतह डाक में या सरफेस मेल की संबंधी श्रेणी के लिए निर्धारित रूप में तैयार करने के अलावा, यानी कि जैसे आपने एयरमेल लेटर भेजना है, एयरमेल लेटर भेजने के लिए आपने एयरमेल लेटर को पैक कैसे करना है, तो लेटर को जैसे सरफेस ट्रांसमिशन के लिए पैक किया जाता है, सेम वैसे ही इसको एयर ट्रांसमिशन के लिए पैक करना है, वो सेम इसके लिए कंडीशंस रहेंगी। एयरमेल आर्टिकल्स शुड बेयर, अब वो सेम कंडीशंस के अलावा जो एयरमेल आर्टिकल होते हैं उनके ऊपर क्या होगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फ्रंट, फ्रंट वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक स्पेशल ब्लू लेवल होगा, विशेष नीले रंग का लेवल होगा, या नीले रंग की एक स्टैंप इंप्रेशन लगाई जाएगी जिसके ऊपर क्या शब्द लिखे होने चाहिए, बाई एयर लिखे हुए होने चाहिए। क्या जब भी आपने एयरमेल आर्टिकल्स को तैयार करना है, संबंधित कैटेगरी के लिए जो भी सरफेस मेल में कंडीशन है वो फॉलो करनी है। उसके अलावा फ्रंट साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि अगर मान लीजिए आपका एयरमेल लेटर है तो इस वाली साइड में एक विशेष नीले रंग का लेवल या नीले रंग की स्टैंप इंप्रेशन लगाई जाएगी जिसके ऊपर बाई एयर शब्द लिखे हुए रहेंगे। If need be, these words in handwritten or typewritten capital letters with an optional translation इन द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन, यदि आवश्यक हो तो इन शब्दों को मूल देश की भाषा में वैकल्पिक अनुवाद के साथ हस्तलिखित या बड़े अक्षरों में टाइप भी किया जा सकता है। However, in case of items in standardized envelope, लेकिन अगर स्टैंडर्डाइज एनवल्प में आप कोई आइटम भेज रही हैं, स्पेशल लेवल स्टैंप इंप्रेशन और इंडिकेशन मस्ट बी अप्लाइड ऑन फ्रंट इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर बीनीथ द सेंडर्स एड्रेस। अगर स्टैंडर्डाइज एनवल्प में एयरमेल आइटम को भेजा जा रहा है तो ये जो स्पेशल लेवल की हमने बात की कि ब्लू एयरमेल लेवल होना चाहिए या स्टैंप इंप्रेशन लगी होनी चाहिए, तो ये भी कहाँ लगाई जाएगी, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर लगाई जाएगी, लेकिन प्रेषक के पते के नीचे लगाई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 60 है अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड एयरमेल कोरेस्पोंडेंस। अवैतनिक और अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया एयरमेल पत्राचार। Unpaid and insufficiently paid airmail articles bearing on the outside the sender's name and address, or for which the same can be easily ascertained without opening the article, will be returned to senders for making up the deficiency and reposting। अगर कोई भी एयरमेल आर्टिकल अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड है, जो भी चार्जेस बनते हैं आपने नहीं दिए या चार्जेस आपने दिए लेकिन पूरे नहीं दिए, ऐसे आर्टिकल के बाहर अगर प्रेषक का नाम और पता है या फिर प्रेषक और प्राप्त प्रेषक के पते के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो इस तरह के अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड एयरमेल आर्टिकल्स को डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा ताकि वो डेफिशिएंसी पूरी करके इसको रीपोस्ट कर सकें। Such articles will be forwarded by air if posted with the requisite stamps and the notice of insufficient postage pasted on the article। अब जो ऐसे आर्टिकल हैं इनको क्या किया जा सकता है, जो डेफिशिएंसी है वो पूरी करने के बाद इनको फिर से पोस्ट किया जा सकता है, यानी कि आपने क्या किया, निर्धारित डाक टिकट इसके ऊपर लगा दिए जितनी कमी थी और फिर इसको आप पोस्ट कर पाएंगे। However, in respect of articles posted in certain post offices, हालांकि कुछ डाक घरों में पोस्ट किए गए एयरमेल आर्टिकल्स के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इटसेल्फ मेक्स गुड द डेफिशिएंसी, जो कमी होगी वो डाक घर के द्वारा स्वयं पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, कुछ डाकघर ऐसे भी होते हैं जहाँ से अगर आप एयरमेल आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं और उन एयरमेल आर्टिकल्स के ऊपर पोस्टेज चार्जेस में कोई डेफिशिएंसी है तो डाकघर स्वयं उस डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं एंड फॉरवर्ड द आर्टिकल टू डेस्टिनेशन, और आर्टिकल को उसके गंतव्य के लिए भेज दिया जाएगा, साइमल्टेनियसली इशूइंग ए नोटिस टू द सेंडर टू मेक गुड द डेफिशिएंसी, और फिर उसी डाकघर के द्वारा एक नोटिस सेंडर को भेजा जाता है उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कि हमने ये चार्जेस दे दिए, अब ये चार्जेस आपने हमें देने हैं। Such notices should be handed over to the nearest post office along with postage stamps to cover the deficiency as indicated in the notice। अब नोटिस में जो भी राशि बताई होगी कितनी राशि कम है उसके लिए डाक टिकट आपको देने हैं, जो भी राशि कम होगी उसकी जगह पे आपको डाक टिकट देने हैं और साथ में वो नोटिस आपको जो प्राप्त हुआ है वो नोटिस भी आपने अपने नज़दीकी डाकघर में सौंपना होता है।
If articles do not bear the name and address of sender, of these cannot be easily ascertained, they will be treated as below. अब मान लीजिए जो आर्टिकल है एयरमेल आर्टिकल, उसके ऊपर प्रेषक का पता नहीं है, और कैसे एयरमेल चार्जेस तो उसके ऊपर दिए नहीं है, यानी कि जो अनपेड है या इनसफिशिएंटली पेड है, तो क्या किया जाएगा? इन द केस ऑफ लेटर्स, कार्ड्स एंड एरोग्राम्स, पत्रों, कार्ड्स और एरोग्राम, कौन से कार्ड? पोस्ट कार्ड की बात की है, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और एरोग्राम्स के मामले में, इफ द पोस्टेज रिप्रेजेंट एट लीस्ट 75% ऑफ सरचार्ज इन केस ऑफ लेटर, पत्र है, पत्र के मामले में क्या वो अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड है? सिर्फ इनसफिशिएंटली पेड है, तो इनसफिशिएंटली पेड कैसे है? पत्रों के मामले में जो आपने उसके ऊपर सरचार्जेस दिए हैं, वो जितने सरचार्जेस होने चाहिए उसका 75%। अब एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मैंने एक लेटर पोस्ट किया, लेटर मैंने पोस्ट किया, हवाई डाक के माध्यम से उसको भेजा जाना है, अब लेकिन मैंने उसके ऊपर पूरे चार्जेस नहीं दिए हैं। जो चार्जेस मैंने दिए हैं वो लेटर के सरचार्जेस का कम से कम 75% है, यानी कि अगर इसके ऊपर सरचार्जेस 100 रुपये लगने हैं और मैंने उसके ऊपर जो चार्जेस दिए हैं वो 75 रुपीज़ से ज़्यादा दिए हैं, कम से कम 75 रुपीज़ दिए हैं। या फिर अगर हम बात करें पोस्ट कार्ड से एरोग्राम्स के मामले में, तो इनके लिए कंबाइंड चार्जेस निर्धारित होते हैं। कंबाइंड चार्जेस का कम से कम 50% मैंने दे दिया है, यानी कि पोस्ट कार्ड या एरोग्राम को भेजने के लिए 100 रुपये लगने थे, लेकिन मैंने सिर्फ 50 रुपये, मैंने 50 रुपये उससे ज़्यादा दिए हैं, यानी कि कंबाइंड चार्जेस मैंने 50% से ज़्यादा दिए हैं। तो इस तरह के आर्टिकल को कमी पूरी करने के बाद बाय एयर उनके डेस्टिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। लेटर्स के मामले में सरचार्जेस का कम से कम अगर 75% पेड कर दिया है, यानी कि जो भी मैंने चार्जेस दिए हैं वो 75% ऑफ सरचार्जेस को कवर कर रहे हैं, या फिर पोस्ट कार्ड या एरोग्राम के मामले में कंबाइंड चार्जेस का कम से कम 50% कवर कर रहे हैं, तो इस तरह के आर्टिकल को कमी पूरी करने के बाद उनके डेस्टिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। इफ पोस्टेज पेड इज लेस देन 75% ऑफ सरचार्ज, अब लेटर के मामले में मैं 100 रुपये लगने थे, लेकिन मैंने 75 रुपीज़ से कम दिए हैं। या फिर अगर हम बात करें पोस्ट कार्ड एरोग्राम के लिए कंबाइंड चार्जेस के 50% से कम पोस्टेज चार्जेस मैंने दिए, यानी कि 100 रुपये लगने थे, मैंने सिर्फ 40 रुपये दिए, तो इस आर्टिकल को सरफेस रूट के माध्यम से भेजा जाएगा, ना कि एयर रूट के माध्यम से भेजा जाएगा। इफ अमाउंट प्रीपेड इज लेस देन दी चार्जेस फॉर सरफेस आइटम, लेकिन जो मैंने चार्जेस दिए हैं वो सरफेस आइटम को भेजने के लिए जो चार्जेस लगेंगे उसको भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे एरोग्राम को लेटर की तरह ट्रीट करते हुए सरफेस आर्टिकल की तरह आगे भेजा जाएगा। इन द केस ऑफ अदर आर्टिकल्स, बाकी लेखों के मामले में हमने लेटर, पोस्ट कार्ड और एरोग्राम्स के बारे में कर लिया। बाकी आर्टिकल्स के मामले में इफ अमाउंट प्रीपेड एट लीस्ट 75% ऑफ सरचार्ज, जो मैंने पोस्टेज चार्जेस दिए हैं वो सरचार्ज का कम से कम 75% कवर कर रहे हैं। आर्टिकल फॉरवर्डेड बाय एयर आफ्टर बीइंग टैक्स्ड विद द डेफिशिएंसी, तो कमी पूरी करने के बाद उनको हवाई प्रसारण दिया जाएगा, उनको आगे भेजा जाएगा। इफ द अमाउंट प्रीपेड इज लेस देन 75% ऑफ सरचार्ज, लेकिन जो मैंने चार्जेस दिए हैं वो सरचार्ज का 75% कवर नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उसको सरफेस रूट के माध्यम से भेजने के लिए जो चार्जेस लगने उससे तो ज़्यादा ही चार्जेस मैंने दिए हैं, तो उस आर्टिकल को सरफेस रूट के माध्यम से भेजा जाएगा। और अगर पोस्टेज चार्जेस जो मैंने दिए हैं वो 75% ऑफ सरचार्ज से भी कम है, और वो इतने कम है कि सरफेस पोस्टेज रेट को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस आर्टिकल को आगे नहीं भेजा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। स्मॉल पैकेट के बारे में किया, एयरमेल आर्टिकल्स के बारे में और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में कर लिया। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत आसान भी हैं, अच्छे से आपने इनको करना है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको कोई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बुक परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।